Yes, hello everyone. We welcome you all to this new daily news digest session. Today is 2nd of November और आज हमारे पास कुछ important articles हैं जो अलग अलग न्यूज़पेपर से हमने एक्सट्रैक्ट किए हैं. आई एम स्टार्टिंग विद टू आर्टिकल्स फ्रॉम द इंडियन एक्सप्रेस जो मुझे आज एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट लगे. फर्स्ट इज हिमाचल मेक्स हिस्ट्री विद फर्स्ट एवर ऑर्गेनिक मेज प्रोक्योरमेंट. अब ऑर्गेनिक मेज अपने आप में ऑर्गेनिक फार्मिंग बिकम्स एन इंपॉर्टेंट टॉपिक. जीएस पेपर 3 में मेंस एग्जामिनेशन पे इस टॉपिक पे काफी सारे क्वेश्चंस पहले भी आ चुके हैं और आगे भी आने की संभावना है. तो शुरुआत इस आर्टिकल की जो हुई है उसमें काफी अ, अ, एक कहना चाहिए इंडिविजुअल से स्टार्ट हुई है कि कैसे उन्होंने प्रोक्योरमेंट करवाया है. बट यहाँ पे एक टर्म मुझे दिखा विच आई थिंक द स्टूडेंट शुड मेक अ नोट ऑफ. प्राकृतिक खेती कौशल विकास किसान कुशल खुशहाल किसान योजना, दैट इज द नेम ऑफ दिस पर्टिकुलर स्कीम. तो ये हिमाचल की लोकल स्कीम है, इसको हम देख सकते हैं. फिर इसमें नीचे जब हम जाएंगे तो वील फाइंड दैट देयर इज वन मोर टर्म विच इज इंपॉर्टेंट एंड दैट इज नेचुरल फार्मिंग. नेचुरल फार्मिंग करके एक शब्द था जो आपको देखना चाहिए एज टू व्हाट दिस इज. फिर उसी के साथ जो आजकल एक बजवर्ड है, ट्रेंड में भी रहा है, जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग. स्टूडेंट शुड मेक अ नोट ऑफ व्हाट इज जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग and organic farming, zero budget natural farming. How are these different? And what are the central government schemes as well in this regard? तो जब हम बात करें परंपरागत कृषि विकास योजना की तो वो भी इसी स्कीम के अंदर आ जाएगी. एंड फिर यहाँ पे लिखा हुआ है कि अंडर दिस PK3Y scheme, the Himachal government provides subsidies on certain things, including for desi cow, whose dung is used for making compost, considered to be rich in nutrients like nitrogen, phosphorus and potassium. तो काउ डंग में किस तरह के न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं वो एक प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट कंटेंट है जो हम याद रख सकते हैं. और इसका फायदा है कि सॉइल स्ट्रक्चर, इरेशन और वाटर इन्फिल्ट्रेशन को बेहतर करता है और सब्सिडीज भी दी जाती है. तो आई डोंट रिकमेंड दैट यू रीड हिमाचल स्पेसिफिक डेटा बिकॉज द एग्जाम में बहुत स्पेसिफिक किसी स्टेट वाइज कंटेंट नहीं पूछेंगे. बट ये जरूर है कि जो उसमें स्कीम्स लिखी हुई हैं वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट बन जाती है. सिमिलरली द सेकंड आर्टिकल विच आई हैव इज आल्सो फ्रॉम द इंडियन एक्सप्रेस और ये है एयर क्वालिटी इंडेक्स के ऊपर. And how is the air quality in Delhi after Diwali this year? Every single year, this topic becomes a buzzword in the news क्योंकि दिवाली जैसे ही खत्म होती है एयर क्वालिटी पे अक्सर डिबेट शुरू हो जाती है. तो थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड जानते हैं. दिस आर्टिकल हैज अ लॉट ऑफ इंटरेस्टिंग कीवर्ड्स विच स्टूडेंट शुड मेक अ नोट ऑफ. पहला ये है कि AQI पिछले की तुलना में इस साल कैसा रहा है दिल्ली में. तो 6 categories which are there associated with AQI, they should be remembered by students. Good, satisfactory, moderately polluted, poor, very poor and severe. और क्या इनके numbers हैं, they also should be known. फिर color coded AQI index जो कि 2014 में on almost all the major cities of the country have this color coded AQI index with them, जिसमें अंदाजा लग जाता है कि अभी इस पर्टिकुलर शहर की एयर क्वालिटी कैसी है. AQI का ओरिजिन फिर यहाँ पे लिखा हुआ है कि बेसिकली हेल्प्स टू सिंप्लीफाई द कॉमन अंडरस्टैंडिंग ऑफ पोल्यूशन, दैट इज द इंटेंट. और स्वच्छ भारत मिशन जो कि 2014 में आया था उसके तहत एयर क्वालिटी इंडेक्स केम इनटू द पिक्चर फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम. अपार्ट फ्रॉम दिस यहाँ पे कुछ पोल्यूटेंट्स के नाम लिखे हुए हैं, PM10, PM2.5, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ओजोन, कार्बन एटसेट्रा. ऑल दीज आर अ पार्ट ऑफ AQI. प्लीज ट्राई एंड फिगर आउट व्हाट आर द रेस्ट बिकॉज देर आर थ्री मोर विच आर अ पार्ट ऑफ AQI, एयर क्वालिटी इंडेक्स. यहाँ पे 5 लिखे हुए, तीन और हैं इसके अलावा विच यू शुड मेक अ नोट ऑफ. फिर व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ पोल्यूटेंट्स लाइक PM2.5 एंड PM10. तो यहाँ पे PM2.5 और 10 की डेफिनेशंस लिखी हुई हैं. 2.5 is less than 2.5 micrometers and they usually cause respiratory problems and PM2.5 are considered to be the most harmful among the lot. और बहुत सारे chronic diseases like asthma, heart attack, bronchitis और अदर रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम बेसिकली हैपन ड्यू टू PM2.5. फिर इसके अलावा यहाँ पे AQI कैसे गवर्नमेंट की पॉलिसी को इन्फ्लुएंस करता है उस पर बात हुई है. तो दिल्ली सरकार का एक बड़ा अहम इनिशिएटिव ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान यहाँ पे लिखा हुआ है एंड दिस बेसिकली किक्स इन टू इम्प्रूव एयर क्वालिटी इन दिल्ली. ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान के तहत ही ऑड इवन स्कीम, बैन ऑन कंस्ट्रक्शन और इस तरह के जो भी इनिशिएटिव दिल्ली गवर्नमेंट ने लिए हैं दे आर ऑल अ पार्ट ऑफ ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान. तो आई थिंक स्टूडेंट्स शुड फिगर आउट एज टू व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ दिस पर्टिकुलर थिंग. है ना. तो ये AQI और जो एयर पोल्यूशन है उसका ड्रॉबैक्स है उन पे नजर डालता हुआ एक बहुत अच्छा आर्टिकल है. एंड आई थिंक द स्टूडेंट शुड रीड दिस आर्टिकल विथ utmost sincerity. Now I would like to invite Manish sir to take this discussion forward. सर म्यूट है आपका. I have also two articles. The very first article is talking about the day after
आफ्टर पॉल्यूशन ऑन डे आफ्टर दिवाली पॉल्यूशन इन दिल्ली, जैसे कि सर आप भी बात कर रहे थे एक्यूआई का, तो दिस ईयर द AQI is relatively better in Delhi a day after Diwali। तो इसके लिए जो रीजन है इसमें हाईलाइट कर रहा है आर्टिकल की व्हाट आर द मेट्रोलॉजिकल कंडीशंस, और इसमें मेट्रोलॉजिकल कंडीशंस का क्या इम्पैक्ट रहा है। तो इस आर्टिकल में दो बेसिक पॉइंट्स आते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट, जो है कि वार्मर टेम्परेचर टेम्परेचर की बात कर रहा है। रिलेटिवली पिछले साल दिवाली नवंबर के महीने में मनाई गई थी, तो दैट दैट टाइम द टेम्परेचर वाज क्वाइट लो इन कंपैरिजन टू दिस ईयर। तो दिस ईयर अक्टूबर के लास्ट में दिवाली था, तो इस कारण से क्या था कि टेम्परेचर हुआ रिलेटिवली हाई, और जिसका इम्पैक्ट ये पड़ा कि एज टेम्परेचर जो डीप करता है तो इन्वर्जन हाइट भी उसके साथ साथ लो हो जाती है, डीप हो जाती है, लो हो जाती है। और एज वी नो कि बियॉन्ड द बियॉन्ड विच द बियॉन्ड दैट लेयर ना, बियॉन्ड दैट लेयर पॉल्यूटेंट्स जो है वो डिस्पर्स नहीं हो पाती अपर 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 जो एटमोसफेयर होता है वहां पे। तो ये जो हाई टेम्परेचर था इस साल का रिलेटिवली, इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ा है, बिकॉज ऑफ दैट द पॉल्यूशन इज रिलेटिवली लो। और दूसरा इसमें बात की गई है स्ट्रॉन्ग विंड्स की। तो इसमें कहा जाता है कि अगर एवरेज स्ट्रॉन्ग विंड्स की जो वो रफ्तार 10 किलोमीटर्स की रहती है, तो दैट इज वेरी फेवरेबल फॉर डिस्पर्सल ऑफ पॉल्यूशन। तो इस बार का जो अकॉर्डिंग टू IMD की बात करें तो जो स्पीड था ना वो 3 से 7 किलोमीटर का था, और ये जो 9 AM की सुबह की बात है, एट दैट टाइम इट वाज इन द रेंज ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर। तो बिकॉज ऑफ दिस टू फैक्टर्स इस साल का जो एयर पॉल्यूशन था दिवाली के अगले दिन का वो रिलेटिवली बेटर है दिल्ली में। यहाँ पे कुछ डेटा दिया गया है जिसको स्टूडेंट्स गो थ्रू कर सकते हैं, इससे आइडिया लग जाएगा कि हाँ कितना बेटर था बाकी से। तो जस्ट 2 पॉइंट्स कमिंग आउट फ्रॉम दिस आर्टिकल इज दैट कि वार्मर टेम्परेचर प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल in dispersing the pollution, along with that strong winds also play very important role। यहाँ पे स्टूडेंट ये भी जान सकते हैं कि जो ये टेम्परेचर का इन्वर्जन हाइट होता है ये क्या है। एज वी नो कि जो यहाँ पे दो कॉन्सेप्ट होता है, एक होता है नॉर्मल लैप्स रेट, इसमें हम जानते हैं कि टेम्परेचर डिक्रीज करता है विथ हाइट। बट जो इसका रिवर्स होता है वो टेम्परेचर टेम्परेचर इन्वर्जन होता है, इसमें क्या होता है टेम्परेचर इंक्रीज करता है विद हाइट। तो स्टूडेंट ये भी जान सकते हैं। दूसरा आर्टिकल है इट्स टॉकिंग अबाउट वियाबिलिटी गैप फंडिंग की। तो अभी जो CM है वो केरला के, उन्होंने कहा है कि गवर्नमेंट शुड रिलीज सच टाइप ऑफ फंड्स विदाउट एनी कंडीशंस। तो इस आर्टिकल के कंटेंट में तो बहुत कुछ नहीं है, बट वी नीड टू नो अबाउट द वियाबिलिटी गैप फंडिंग, ये होता है क्या है। तो एज वी नो कि देयर आर सर्टेन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट दैट इज इकोनॉमिकली डिजायरेबल, बट नॉट इकोनॉमिकली तो डिजायरेबल, कमर्शियली विएबल नहीं होता है। तो बिकॉज ऑफ दैट प्राइवेट सेक्टर का जो अप्रोच होता है उतना फेवरेबल नहीं होता है सच प्रोजेक्ट्स में। तो वैसे प्रोजेक्ट्स में गवर्नमेंट क्या करती है, ये विएबिलिटी गैप फंडिंग का एक कॉन्सेप्ट लाती है, जिसके थ्रू ये क्या करती है फाइनेंशियल असिस्ट करती है सच कंपनीज को जो उस प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व होती है। दूसरा इसमें पॉइंट ये हमें जानना चाहिए कि ये कौन से मिनिस्ट्री के अंडर में होता है, कौन इसको एडमिनिस्टर करता है। तो ये इट इज एडमिनिस्टर्ड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स इन द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, इसके थ्रू ये एडमिनिस्टर किया जाता है। तो बेसिक दिस टू टेक अवे फ्रॉम दिस आर्टिकल जो प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। विद दिस आई वुड लाइक टू इनवाइट कन्हैया सर टू कैरी द डिस्कशन फॉरवर्ड। थैंक यू सर। आज मेरा जो आर्टिकल है सर द हिंदू से मैंने लिया है। इट्स फ्रॉम द एडिटोरियल पेज, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स के लिए। तो इसमें जो इंपॉर्टेंट थीम्स हैं, डाटा है जो मैंने हाईलाइट किया है। द फर्स्ट थिंग विच इज इंपॉर्टेंट इज अबाउट द COP29। UNFCCC का COP29 जो होने जा रहा है अजरबैजान में, तो लोकेशन इंपॉर्टेंट हो जाता है। COP जो भी होते हैं कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, उसमें डायरेक्टली आउटपुट पूछा जा चुका है पहले भी मेंस में। मैं उसका क्वेश्चन अभी दिखाऊंगा। उसके अलावा जो करंट समिट्स हो रही हैं उसके आउटपुट्स हैं वो जनरली पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर इस पर्टिकुलर COP में क्या इंपॉर्टेंट है, तो इसमें फाइनेंस, क्लाइमेट फाइनेंस गोल्स पे चर्चा होने वाली है, विच इज ऑल्सो नोन एज न्यू कलेक्टिव क्वान्टिफाइड गोल्स। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि किन फाइनेंशियल गोल्स की बात की जा रही है। There is also action agenda which includes the pledge to increase the battery storage capacity sixfold, dramatically expand the electricity network, and also to cut the methane emission from organic waste। तो मीथेन इमिशन एक बड़ा पॉइंट है यहाँ पर, ये याद रखना चाहिए
जो इस सीओपी में फोकस किया जा रहा है, जो वहाँ की जो होस्ट कंट्री है उसने पुट फॉरवर्ड किया है। मीथेन के क्लाइमेटिक इम्पैक्ट का ये डाटा मेंशन है जो काफी इंपॉर्टेंट है, अकाउंटिंग फॉर अराउंड 30% ऑफ ग्लोबल वार्मिंग सिंस द प्री इंडस्ट्रियल एरा, एंड ऑल्सो इट्स दिस एटमॉस्फेरिक कंसंट्रेशन इज राइजिंग रैपिडली। इसको हम टाइम स्केल पे देखें 100 ईयर्स की, तो इसका जो ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल है विच इज 28 टाइम्स ग्रेटर देन द पोटेंशियल ऑफ दिस कार्बन डाइऑक्साइड, एंड 84 टाइम्स मोर पोटेंट इज ऑन ए 20 ईयर टाइम स्केल। तो देखा जाए तो इसका इम्पैक्ट भी ज़्यादा है और इसका कंट्रीब्यूशन भी ज़्यादा है क्लाइमेट चेंज पे, ग्लोबल वार्मिंग पे। तो इसलिए मीथेन पे ज़्यादा फोकस किया जा रहा है। और यहाँ पर रीजन मेंशन भी है इसमें, वन ऑफ द मोस्ट इफेक्टिव लीवर्स वी हैव टू स्लो द नियर टर्म टेम्परेचर राइज एंड बाय टाइम फॉर द लॉन्गर टर्म CO2 रिडक्शन। तो नियर टर्म में हमें इसको कम करना है तो उसके लिए मीथेन पे वर्क करना चाहिए, मीथेन इमिशन पे वर्क करना चाहिए। यूएस एंड चाइना का एग्जांपल दे रखा है यहाँ पर कि डिस्पाइट मेनी डिफरेंसेस दे आर कमिंग फॉरवर्ड टू join hands in this in the last COP, as you can see, to sponsor a summit on methane and other non CO2 emissions। तो उस पे एक कॉमन ग्राउंड पे वो होके आए हैं। एट द सेम टाइम इंडिया विच इज द वर्ल्ड थर्ड लार्जेस्ट सोर्स ऑफ एंथ्रोपोजेनिक मीथेन एमिशन बिहाइंड चाइना एंड यूएस। तो ये भी एक टर्म जो यहाँ जो डाटा है याद रखना चाहिए, हैज एन अपॉर्चुनिटी टू लेवरेज द यूएस चाइना मीथेन पार्टनरशिप टू गेन सेक्टर स्पेसिफिक फाइनेंसिंग एंड कैपेसिटी बिल्डिंग सपोर्ट, क्योंकि इंडिया का एमिशन ज्यादा है तो इसको सपोर्ट भी अभी ज्यादा जरूरत है मीथेन के केस में। एक डाटा और यहाँ पर मेंशन है जो CO2 इक्विवेलेंट मीथेन का एमिशन बता रहा है 2016 का, और एट द सेम टाइम किस सेक्टर में कितना कंट्रीब्यूशन है मीथेन एमिशन का वो बता रहा है। एग्रीकल्चर अकाउंटिंग फॉर 74% वेस्ट, 74% emission of methane, waste for 14%, एनर्जी फॉर 11% एंड इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस फॉर 1%। और एग्रीकल्चर इमिशन जो होता है उसमें यहाँ पर मेंशन भी है जो राइस के थ्रू होता है, राइस कल्टीवेशन, लाइव स्टॉक एंड राइस कल्टीवेशन। इस पर क्वेश्चन भी आ चुका है पहले उसमें, आई विल शो यू। यहाँ पर जैसे मेंशन है कि डोमिनेंस ऑफ एग्रीकल्चर पर्टिकुलरली लाइव स्टॉक एंड राइस कल्टीवेशन, तो इसके ऊपर यहाँ पर फोकस किया गया है। ये डाटा भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, स्टूडेंट को नोट डाउन करना चाहिए। एट द सेम टाइम यहाँ पर कुछ गवर्नमेंट स्कीम्स मेंशन है, जैसे गोवर्धन स्कीम मेंशन है, गैल्वेनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो थ्रो रिसोर्स धन। और इंदौर का मॉडल यहाँ पर दिया हुआ है वेस्ट मैनेजमेंट का, तो ये एज ए केस स्टडी हम यूज कर सकते हैं आंसर्स में, विच इज फॉर सिटी वाइड ऑर्गेनिक वेस्ट सॉर्टिंग विद लार्ज बायोमीथेन प्लांट दैट प्रोड्यूसेस फ्यूल फॉर बसेस। तो ये एक अच्छी केस स्टडी है जो यूज की जा सकती है। ये जो गोवर्धन स्कीम है और जो बाकी प्रोजेक्ट्स हैं ये स्वच्छ भारत मिशन अर्बन 2.0 के ही पार्ट है, तो ये प्रोग्राम भी स्टूडेंट्स को पढ़ना चाहिए। जब हम सस्टेनेबल एग्रीकल्चर की बात करते हैं, नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर जो नेशनल मिशन ऑन क्लाइमेट चेंज का ही एक सब पार्ट है, तो ये भी स्टूडेंट्स को रीड करना चाहिए। नेशनल लाइव स्टॉक मिशन भी यहाँ पर मेंशन है, काफी इन्फॉर्मेशन इस आर्टिकल में दे रखी है, तो ये भी स्टूडेंट को रीड करना चाहिए। कुछ वे फॉरवर्ड यहाँ पर दे रखा है कि हाउ इंडिया शुड लेवरेज दिस मीथेन पुश बाय मल्टीपल कंट्रीज, मेजर कंट्रीज, तो वो यहाँ पर मेंशन है। इस हिसाब से देखा जाए तो ये मल्टीपल टॉपिक्स को कवर कर रहा है ये आर्टिकल। क्लाइमेट चेंज की बात करें, हम मीथेन इमिशन की बात करें, एग्रीकल्चर वेस्ट की बात करें या वेस्ट मैनेजमेंट की बात करें, तो इन सारे टॉपिक्स पे कंटिन्यूस बेसिस पे क्वेश्चंस आते रहे हैं। कुछ क्वेश्चंस में बताता हूँ जो कंटिन्यूस बेसिस पे इस पे आए हैं। जैसे फॉर एग्जांपल 2022 के प्रीलिम्स में ये क्वेश्चन आया था, विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप्स इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंथ्रोपोजेनिक सोर्स ऑफ बोथ मीथेन एंड नाइट्रस ऑक्साइड। तो यहाँ पर राइस इसका आंसर होगा, तो ये मेंशन ये क्वेश्चन आ चुका है मीथेन इमिशन के ऊपर। राइस इंटेंसिफिकेशन पे क्वेश्चन आया, उसमें भी पॉइंट था इट कैन रिड्यूस मीथेन प्रोडक्शन। तो इस टाइप के क्वेश्चंस प्रीलिम्स में आए हुए हैं। मेंस में हम देखें तो क्लाइमेट चेंज के ऊपर आईपीसीसी की रिपोर्ट के ऊपर क्वेश्चन आया हुआ है। इंडियन ओशन रीजन पे क्या इम्पैक्ट होगा, इंडिया पे क्या इम्पैक्ट होगा ग्लोबल सी लेवल राइज का, तो ये क्वेश्चन पूछा गया। नेक्स्ट ग्लोबल वार्मिंग का पूछा गया है, इन ग्लोबल क्लाइमेट चेंज का इस पे क्वेश्चन आया क्योटो प्रोटोकॉल के ऊपर, ये भी मेंस का क्वेश्चन है। मैंने जैसे बताया था कि सीओपी के आउटपुट पूछे जा चुके हैं, तो ये 26 सेशन का जो सीओपी 26 था UNFCCC का, इसका आउटपुट पूछा जा चुका है। तो इसी तरीके से इस साल का जो सीओपी है उसके आउटपुट भी पूछे जा सकते हैं। तो ये आर्टिकल उस सेंस में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। एक और टॉपिक जो स्टूडेंट्स को रीड करना चाहिए कि इसके सिस्टर कन्वेंशन जो भी हैं UNFCCC के, UNF UNCBD एंड UNCCD, सॉरी,
डिजर्टिफिकेशन के लिए और बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के लिए, तो दोनों कन्वेंशंस भी इंपॉर्टेंट है, उसके सीओपी भी इंपॉर्टेंट हो जाए। सो विद दिस आई वुड लाइक टू कंक्लूड टुडे सेशन। थैंक यू ऑल।